मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक साथ दो विषयों पर आपसे बातें करूंगा। नंबर वन, ट्रांसपोर्ट वालों की जो अभी हड़ताल हुई थी उस पर, और दूसरा टॉपिक होगा सिविल सर्वेंट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो एक मानक निर्धारित किया है। तो शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्ट हड़ताल पर। ये जो ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई थी, इस हड़ताल का जो नाम है, संज्ञा है, वो है स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, यानी कि स्टीयरिंग छोड़ दो। गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग पर बैठना होता है, उसे छोड़ दो, यानी कि गाड़ी खड़ी की खड़ी रह जाएगी। चूंकि मैं जो बात कर रहा हूं आपसे वह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की दृष्टि से कर रहा हूं, इसलिए मैं जितने भी तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उन्हें आप इसी पृष्ठभूमि में देखने की कोशिश करें। आप भी इसके साक्षी रहे होंगे। आपने बाइक निकाली होगी, सोचा होगा कि चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं। आप गए तो आपने देखा कि पेट्रोल पंप पर बड़ी भीड़ लगी हुई है और पेट्रोल भी नहीं है। आपकी माँ आकर के बता रही हैं कि सब्जियां नहीं मिल रही हैं, सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। किसकी वजह से हुआ? ट्रांसपोर्ट वालों की हड़ताल की वजह से, यानी कि परिवहन बंद हो गए हैं। दोस्तों, इसे ही अर्थशास्त्र में कहा जाता है आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन। यानी कि जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई है, और जब सप्लाई चेन बाधित हो जाती है तो वस्तुओं की सप्लाई कम हो जाती है, रुक जाती है, खत्म हो जाती है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आप देखिए कि कैसे एनर्जी की सप्लाई बाधित हो गई है। अभी जो इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है उसका भी इम्पैक्ट अब धीरे धीरे सप्लाई चेन पर आने लगा है। चूंकि सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी के लिए उसके व्यवहारिक पक्ष को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने यहां सप्लाई चेन की बात की है। राइट? कारण क्या रहा? कारण बहुत सिंपल सा था। कारण यह है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को रिप्लेस करने के लिए हम एक नया कानून लेकर आए हैं, भारतीय न्याय संहिता। राइट? अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, हालांकि राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन अभी याद रखिए कानून लागू नहीं हुआ है। इसकी एक धारा है 106 इन ब्रैकेट 2। यह इस हड़ताल का मुख्य कारण रहा। 106(2) में ऐसा क्या कहा गया है? यह हिट एंड रन से संबंधित मामला है। यानी कि कोई ट्रांसपोर्ट वाला है, ट्रक वाला है, ट्रक कोई ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ट्रक वाला है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक वो एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट करने की वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। बस इसी पर यह धारा लागू होती है कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 10 साल की सजा हो सकती है और 7 लाख रुपए का जुर्माना। हिट एंड रन, रन यानी कि वह भाग गया, ड्राइवर हादसे के बाद भाग गया। ड्राइवर्स ने अपना यह पक्ष रखा कि यदि कोई घटना घट जाती है, इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, और यदि हम वहां बने रहे और हम पुलिस को खबर देने के बारे में सोचने लगे, तो वहां जो भीड़ है वो तो उत्तेजित है, देख रहे हैं सामने की व्यक्ति की का शव पड़ा हुआ है, तो वो ड्राइवर को मार डालेंगे, तो हमारी रक्षा का क्या उपाय हो सकता है? इसके बारे में कोई प्रावधान तो है नहीं। तो ड्राइवर्स ने इसके अगेंस्ट हड़ताल कर दी कि ये हमारे विरोध में है। 106(1) क्या कहता है? मुझे लगता है कि इसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। जो 106 इन ब्रैकेट 1 है वो ये है कि ड्राइवर ने दुर्घटना कर दी और इसके बाद उसने या तो पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे दी, यानी यूं कह लीजिए कि वो भागा नहीं बस। तो ऐसे में उसे जमानत मिल जाएगी और जो सजा है वो 5 साल की होगी, और 106(2) में यह सजा बढ़कर के 10 साल की हो जाती है, और ये गैर जमानती भी है। ट्रांसपोर्ट वालों का यह कहना था कि ये हमारे बिल्कुल विरोध में है। दोस्तों, अब थोड़ी सी बात हम इसकी करेंगे कि परीक्षा से ये किस तरीके से संबंधित है। 2 बातें यहां आपको बस ध्यान में रखनी है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये मुझे कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं लग रही है। इससे पहले भी बहुत हड़ताल होते रहे लेकिन उन पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। लेकिन चूंकि भारतीय न्याय संहिता अभी अभी बिल्कुल संसद ने पारित किया है, इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहली बात तो यह कि धारा 106(2) और धारा 106(1) क्या है आपको मालूम होना चाहिए। चूंकि इस पर बहुत चर्चा हो गई तो रोड सेफ्टी पर भी थोड़ी सी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो रोड की सुरक्षा के लिए है, दुर्घटनाएं न हो इसके लिए है। हमारे यहाँ जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और उससे जो डेथ्स हो रही हैं उसमें से 18.5% डेथ्स हिट एंड रन के कारण हो रही है तो ये बहुत ज्यादा। लेकिन क्या जितनी भी डेथ हो रही हैं हिट एंड रन से,
उसके लिए ड्राइवर ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए जो नितिन गडकरी जी हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, अकेले ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है। नो डाउट कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी ड्राइवरों की होती है, लेकिन हमारी सड़कों की बनावट ठीक नहीं होती, इंजीनियरिंग ठीक से नहीं होती, उनके रखरखाव ठीक से नहीं होते, उनके जो मोड़ होने चाहिए, जो टर्निंग, वो बहुत ठीक से नहीं होते, जो संकेतक लगाए जाने चाहिए वो संकेतक बहुत सही तरीके से नहीं बनाए जाते हैं। इसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो ये रोड सेफ्टी को लेकर एक बात। दूसरी बात, ये कानून अभी अभी बना है और 10 दिन के बाद इसका विरोध होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि क्या कानून बनाने में कोई कमी रह गई? अभी भी जो ट्रांसपोर्ट का जो संगठन रहा है और सरकार के बीच जो बातचीत हुई है, उसमें यही कहा गया है कि ठीक है, हम इस पर अब ट्रांसपोर्ट संगठन से बातचीत करेंगे। तो क्या कानून बनाने से पहले उनसे कोई बातचीत नहीं की गई? क्या बिना बातचीत किए, यानी कि बिना पब्लिक ओपिनियन के, लोगों से बातचीत किए बिना कोई कानून बना दिया जाना चाहिए? और ये जो कानून पारित हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि संसद में इस पर बहस नहीं हो पाई है, इतने महत्वपूर्ण कानूनों पर। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था कि 100 से अधिक सांसद निलंबित थे, यानी कि बिना बहस के इतना महत्वपूर्ण कानून पारित कर दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। दोस्तों, अब जो दूसरा विषय है वो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिविल सर्वेंट्स के बारे में क्या निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट को। अखबारों में आपको अक्सर इस तरह की घटनाएं पढ़ने को मिल जाती होंगी। किसी सिविल सर्वेंट पर कोई मुकदमा चल रहा है। देखिए, जब मैं कह रहा हूं सिविल सर्वेंट पर मुकदमा चल रहा है, तो यहां मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारी अधिकारी की बात कर रहा हूं। और ये जो सरकारी अधिकारी पर मुकदमा चल रहा है, ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है। उस सरकारी अधिकारी ने किसी पद विशेष पर रहते हुए कोई निर्णय लिया, उस निर्णय के खिलाफ दूसरा कोई है जो कोर्ट चला गया, और खासकर राइट टू इंफॉर्मेशन के बाद इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और मुकदमा शुरू हो गया। अब जब मुकदमा शुरू हो गया है, तो जो एक तरफ व्यक्ति है उसके प्रतिनिधि जा रहे हैं, वकील जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार है। सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सिविल सर्वेंट कर रहा है, राइट। अब ये जो सिविल सर्वेंट कर रहा है, हर बार तो जा नहीं सकता है, किसी अपने प्रतिनिधि को भेजेगा, जूनियर को भेजेगा, जिसको भी भेजे वकील जाएगा। तो ये अक्सर देखा जा रहा था कि जो हाई कोर्ट हैं वे बार बार इस तरह का निर्देश देते थे कि जो सिविल सर्वेंट है वो कोर्ट में खुद हाजिर हो। इस तरह की बातें होने लगी थी। अब सिविल सर्वेंट अगर खुद हाजिर होता है तो सोच करके देखिए कि समय का कितना अधिक नुकसान होता है। वो सिविल सर्वेंट है, उच्च पद पर है, लेकिन वो पता लगा कि पेशी भुगतने जा रहा है, आने जाने में समय लग रहा है, नंबर 1। नंबर 2, उसने जो कुछ भी निर्णय लिया है सरकारी अधिकारी के रूप में लिया है, तो उसका प्रतिनिधित्व दूसरा कोई क्यों नहीं कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ निर्देश जारी किए हैं, प्रक्रियागत निर्देश आप कह सकते हैं, मानक संचालन प्रक्रिया SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये जारी किए हैं। ये भी देखा जाता था कि जब हाई कोर्ट, जब अफसर वहां जाते थे तो कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां कर देते थे। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सीरियसली लिया है। तो 3 जजेस की बेंच ने ये जो कुछ पॉइंट्स, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, वे मैं आपको बता रहा हूं। और आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिविल सर्वेंट बाकायदे आपके सिलेबस में भी है और आप यही बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यदि हलफनामे से काम चल जाता है, लिखित रूप से यदि काम चल जाता है, तो व्यक्तिगत रूप से सिविल सर्वेंट को न बुलाया जाए। लिखित में मांग लिया जाए वो जो भी कहना चाहता है, न बुलाया जाए। हाँ, यदि जानबूझ करके कोई जानकारी रोकी गई है, किसी तथ्य को छिपाया जा रहा है, गलत तरीके से तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तब वो सिविल सर्वेंट को बुला सकते हैं। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये है कि कार्यवाही के दौरान सिविल सर्वेंट को खड़े रहने की जरूरत नहीं है। वो सिविल सर्वेंट है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रेस्पेक्टफुली तरीके से उससे पेश आना चाहिए, उसे बाकायदे बैठने के लिए कहा जाना चाहिए और उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। कभी ड्रेस पर टिप्पणी कर देते हैं, कभी किसी और बात को लेकर के टिप्पणी कर देते हैं, तो इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं माना है। तो ये 2-3 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने मूलतः निर्देश के रूप में दिए हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो मैंने केवल आपके सामने रखे हैं। दोस्तों, अब मैं 1-2 थोड़े से जो दूसरे तथ्य हैं वे भी आपके सामने रखना चाहूंगा। ओडिशा की कुछ चीजों को GI टैग दिया गया है, जिसे हम कहते हैं भौगोलिक संकेतक। कई चीजों को दिया गया है।
इसमें डुंगरिया कोंद कढ़ाई वाली शाल भी है, खजूरी गुड़ भी है, कई चीजें हैं। एक सिमिली पाल काई चटनी भी है, कांती मुड़ी बैंगन भी है, कोरा पुटका काला जीरा चावल भी है, कई चीजें हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो आपको जानना चाहिए, ये उड़ीसा की चीजें हैं। उड़ीसा के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। 7 के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन एक का नाम आपको याद रखना है। ध्यान से सुनिए, लांजिया साउरा पेंटिंग। चूंकि कला साहित्य और संस्कृति से जुड़ा हुआ यह तत्व है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यह ओडिशा का है। लांजिया साउरा पेंटिंग। इस पर हो सकता है कि प्री में प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो पेंटिंग है ये कहाँ की है या क्यों चर्चा में आई। ये पेंटिंग ओडिशा की है और यह जीआई टैग मिलने के कारण चर्चा में आई थी। राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देने की सोच रहा हूं। होमवर्क ये है कि क्या आप ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के बारे में कुछ जानते हैं? मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का हिस्सा है। सोचिए, हम इस पर आगे चल करके बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।